हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर जो दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इज इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स एज यू कैन सी, दैट इज द री and production means again production. It means if any organism produce offspring of its own type, मतलब हमारे अर्थ पे जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर स्मॉलर आपके प्रोटिस्टन्स हो, बैक्टीरियंस हो, चाहे हम लोग मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, द एवरी ऑर्गेनिज्म हैव दिस प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप। एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक्स के आगे बढ़ते हैं कि व्हाई रिप्रोडक्शन अकर। रिप्रोडक्शन होता क्यों है? ठीक है, दोबारा एक बार फिर समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स own type. That is the main important point. Own type, अपने जैसा। मतलब मान लीजिए एक आपका कोई एलिफेंट है, तो एक एलिफेंट के बच्चे को बर्थ करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। एक हॉर्स है, हॉर्स अपने बच्चे को हॉर्स जैसा रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ह्यूमन है तो हम लोग, आप देखते होंगे कि हम लोग जैसे बच्चे, हम लोग जैसे होते लाइक 2 hands 2 legs, ठीक है, तो द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट इन एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस अर्थ। एक बात ध्यान समझिए सब लोग, this capability exists in every single organism on this earth, ठीक है, every single organism that have life, ठीक है, that can produce the offspring of its own type। तो ये तो बात हो गई रिप्रोडक्शन की, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट आपका जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इसके पीछे है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता ही क्यों है, ठीक है। क्या अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मर जाएगा, या रिप्रोडक्शन करने से इसको फायदे क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट बिहाइंड दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन, एक चीज आप ध्यान समझिएगा कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप लोग समझते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करते हैं हम लोग, तो ह्यूमन के हम लोग प्राइमरी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग उसके मेटाबॉलिज्म की बात करें अगर हम लोग, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक उसी तरीके से उस पर्टिकुलर एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर आपका एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डेवलप करता है टू परफॉर्म दिस प्रोसेस। यानी आपके बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम डेवलप करता है जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करवाता है। तो इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म पास एक कैपेबिलिटी होती है। अब हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म पास थोड़ा सिंपल होगा, कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, दैट डिपेंड्स ऑन देयर टाइप ऑफ डेवलपमेंट और देयर कॉम्प्लेक्सिटी। बट अगर हम लोग इसके पीछे कांसेप्ट पढ़ें कि क्यों, व्हाई ए सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों वो रिप्रोड्यूस करता है, तो इसके पीछे आप एक कैरेक्टर समझेंगे कि द रिप्रोडक्शन अकर for the continuity of species, या also called as continuity of characters of any organism
एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स के कंटिन्यूटी के लिए, अपनी स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए, कि उसकी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बना रहे, इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, existence of species, that is the three concept: continuity of species or continuity of characters or existence of species. Both three terms are equal to each other. दोनों तीनों का मतलब एक ही तरीके से है, बस लिखने के तरीके थोड़ा अलग अलग इसमें है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए, सपोज दैट जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन हैं और ह्यूमन की एक एवरेज लाइफ स्पैन है, जो ह्यूमन की एक एवरेज लाइफ स्पैन है वो मान लेते हैं हम लोग 60 ईयर है, ओके, ये मान 60 ईयर है, तो 60 ईयर में उसकी पूरी लाइफ क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, यानी वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 60 साल के बाद इस पूरे हमारे आपकी लोकेलिटी से, पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से, आप हमारे एनवायरनमेंट से उस स्पीसीज यानी ह्यूमन का जो आपका क्या होगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, अपने कैरेक्टर्स को आगे ले जाने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हमारे जैसा कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और हो जो हमारे कैरेक्टर को हमसे आगे लेके जाए, तो उसके लिए वो क्या परफॉर्म करता है, वो उसके लिए अपना रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। तो हमने समझा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन अकर्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्यों होता है, इसका कंसेप्ट दोबारा फिर समझिएगा कि टू फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज और कंटिन्यूटी ऑफ कैरेक्टर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज अपने कैरेक्टर्स के कंटिन्यूटी के लिए या अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कि हमारी एग्जिस्टेंस आपकी इस अर्थ पे लॉन्ग टाइम तक बनी रहे, उसके लिए वो क्या करता है, वो आपका रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें हम लोग कंसेप्ट ये देखते हैं, सेकंड कंसेप्ट ये देखते हैं कि क्या अगर सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए हम लोग ह्यूमन है, ठीक है, जैसे हमने बोला कि एवरी पर्सन हैव दिस कैपेबिलिटी टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड दैट हैव आल्सो कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप बाय दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट वी कॉल एज रिप्रोडक्शन। अगर मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो रिप्रोडक्शन को नहीं परफॉर्म करना चाहता है, मान लीजिए हम कहते हैं हम नहीं भाई हम रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पर रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन, ठीक है, अगर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता है या डज नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन, बोलो तो अच्छा रहेगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं करता है तो क्या होगा, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन देयर सर्वाइवलिटी, यानी हमको सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट इन सर्वाइवलिटी, ये सर्वाइवलिटी में इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे हमने बताया कि रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप ये कहते हो कि रिप्रोडक्शन से हम लोग अपने कैरेक्टर्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं, हम लोग अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं जिससे हमारे कैरेक्टर्स हमारे आगे उनसे आगे जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा, सर्वाइव तो करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन हाँ उसके कैरेक्टर्स वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। द कैरेक्टर्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म स्टॉप एट दैट, ठीक है, पॉइंट या दैट जनरेशन, ठीक है, उस जनरेशन पर उसके कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपके स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाई रिप्रोडक्शन परफॉर्म, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों परफॉर्म किया जाता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, ए ऑर्गेनिज्म व्हेन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म
रिप्रोडक्शन को कब परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। देखिए, when an organism can perform reproduction, एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को कब परफॉर्म कर सकता है। 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, अक्सर कॉमनली बनते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, देखा हमने रिप्रोडक्शन क्या डेफिनेशन देखा हमने भाई। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनी ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप। सेकंड हमने पढ़ा व्हाई रिप्रोडक्शन अगर, उसका आपने आंसर क्या देखा, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, फॉर द सर्वाइवबिलिटी ऑफ स्पीशीज और फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज, टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज दैट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रिप्रोडक्शन। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को कब परफॉर्म कर सकता है, व्हेन इट परफॉर्म द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका हमें इसके आंसर देते हैं, इसमें दैट इज देयर आर 2 आंसर्स। इसमें बाइफर्केशन होता है इसमें, जिसमें हम लोग कहते हैं 2 आंसर आपके इसमें बनते हैं आपके। फर्स्ट आपका इसमें आंसर ये बनता है कि डिपेंड्स ऑन सीजन, डिपेंड्स ऑन सीजनल एक्टिविटी, सीजनल एक्टिविटी। इसमें या तो ये सीजनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा इसमें क्या होता है कि कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एनी टाइम। देयर आर 2 आंसर्स बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कब परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो आप कहते हो एक केस में, इन वन केस दैट डिपेंड्स ऑन द सीजनल एक्टिविटी, ये उसकी सीजनल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज आपका मान लीजिए मार्च अप्रैल, कुछ जैसे आपके एनिमल, इस टाइप के एनिमल्स बोलते हैं हम लोग, दैट टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज पुस्टस साइकिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, पुस्टस साइकिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं हम लोग पुस्टस साइकिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं हम लोग सीजनल ब्रीडर, दैट इज बेस्ट टर्म इसके लिए रहेगा, सीजनल ब्रीडर, ठीक है, सीजनल ब्रीडर। लाइक आपके आसपास जो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऐसे जितने भी आप जितने एनिमल्स हमारे आसपास हैं, वो सारे एनिमल्स वो एक साल आपके पर्टिकुलर होल ईयर के किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ में ही वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट व्हाई दे आर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स। और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल साइकिल चलती है जिसके कारण वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। मतलब आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते थे, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो इसमें कि व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर सीजनल ब्रीडर, मतलब वो साल भर के किसी पर्टिकुलर एक मंथ में रिप्रोडक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं। इसके पीछे आपका आंसर आता है कि दे हैव द पुस्टस साइकिल, यानी इस वैसे इस टर्म को आप लोग अच्छे से समझोगे, आप 3rd चैप्टर में जिसमें पढ़ना हमको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ोगे तो वहां पे आपको डिटेल समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको एक मोटी मोटा तरीके से समझिए आप लोग कि पुस्टस साइकिल एक पर्टिकुलर एक ऐसी साइकिल होती है जो साल भर में कभी-कभी होती है, जिसको हम लोग हीट पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म ओवा जिसमें फीमेल ओवा प्रोड्यूस करती है। तो क्योंकि वो जो ओवा जो प्रोड्यूस होता है वो साल भर पूरे होल ईयर में किसी पर्टिकुलर एक मंथ में, किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड मंथ में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ उसी मंथ में रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है, और इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वी आर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। सेकंड आपका होता है कि कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एनी टाइम, कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि हम जब चाहे तब रिप्रोडक्शन परफॉर्म करें, डिपेंड्स ऑन अवर, हमारे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे कहीं भी परफॉर्म तो नहीं कर सकते हम लोग, ये तो एक सोशल समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए हम लोग कभी कहीं भी परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम लोग कभी भी कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी हमारे पास होती है, ठीक है। और ये कैपेबिलिटी हमारे पास क्यों होती है, क्योंकि हमारे दैट इज द इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनके पास क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम लोग मंथली साइकिल भी बोलते हैं, और ये एवरी मंथ होता रहता है, अगर एवरी मंथ, ये हर महीने में होता रहता है, ठीक है। और इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म कभी भी
कहीं भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द फीमेल कैन कंसीव, द फीमेल कैन प्रेग्नेंट एनी टाइम इन द होल ईयर, यानी साल भर कभी भी किसी भी महीने में वो प्रेग्नेंट हो सकती है। इसकी कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड आपका टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर, उस फीमेल के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टाइप की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये आपकी हर महीने आपकी अकर होती है, जिसके कारण वो हर महीने ओवा प्रोड्यूस करती है, और इसलिए वो आपके साल भर के किसी भी मंथ में वो आपका प्रेग्नेंट या कंसीव हो सकती है। तो in these three topics, that is the first reproduction, what is reproduction, organism reproduction क्यों परफॉर्म कर सकता है, दूसरा why reproduction अगर reproduction क्यों होता है, और तीसरा when reproduction occurs, reproduction कब होता है। ठीक है, अब ये जो तीन टॉपिक हैं, इन तीन टॉपिक्स के अलावा हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक अगले कदम बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसके तरीके में चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस पे, यानी ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसका फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसके बेसिस पे देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज asexual reproduction. First is called as asexual reproduction. इसको हम लोग asexual reproduction के नाम से जानते हैं। And second is called as sexual reproduction. Sexual reproduction. First is asexual reproduction. Second is sexual reproduction. जैसा एक इन दोनों टर्म में अगर डिफरेंस देखिए कि एक ही टर्म डिफरेंस है ए मींस एब्सेंट। एब्सेंट क्या एब्सेंट इसमें होगा और क्या इसमें प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, as the name indicate, a means absent. absent क्या absent होगा, sexual, मतलब a specialized sexual reproductive organ is absent in that organism which perform asexual reproduction. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स में कोई स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रेजेंस होना ये जरूरी नहीं होता है। एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आप खुद परफॉर्म कर सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद चाहे रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे सेल्स, हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि हम अपने हाथ को, उंगली को ऐसे काटेंगे तो इससे उंगली गिरेगी और इससे क्या हो जाएगा, इतने इंडिविजुअल का क्रिएट हो जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस in this type of organism, in this type of reproduction, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में there is no need of any specialized sexual reproductive structure. There is no need of any specialized सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी यहां पे किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट इज ए सिंगल पेरेंट इज इटसेल्फ कैपेबल टू परफॉर्म दिस रिप्रोडक्शन, दैट व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिपेरेंटल। एज यू नो, आप लोग अपने लोअर क्लासेस में डिफरेंस जब आप लोग पढ़ते होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पे आपको एक बहुत कॉमन आपको डिफरेंस बताया जाता है कि दैट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मतलब क्या है कि एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल इंडिविजुअल खुद कैपेबल है, दैट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिपेरेंटल। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं हम लोग द asexual reproduction।
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वैसे तो ये टॉपिक आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ते होंगे, 9th में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहाँ पे आप क्लास 12th का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल इसके और थोड़ा सा डिस्क्राइब भी मैं समझेंगे और कि इसका बेसिक नेचर कैसा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप, ठीक है, द माइटोसिस या the mitotic division takes place. The mitotic division takes place. माइटोसिस होती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस हो रही है, बिकॉज यहाँ पे माइटोसिस होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज इसका, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, इसलिए द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि आपने क्लास 11th में आपको चैप्टर नंबर सेल डिवीजन और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपको डिटेल बताया गया होगा कि देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। तो आपको वहां पे जब डिफरेंस दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया होगा, तो वहां बताया गया होगा कि आपको कि माइटोसिस जो डिवीजन होता है, इसमें जो पैरेंटल सेल होती है, जैसे सपोज दैट ये सेल है कोई, ये पैरेंटल सेल है, ये पैरेंटल सेल है, ठीक है, और ये इसका ऑफस्प्रिंग सेल मान बन गई, ठीक है, देयर आर टू ऑफस्प्रिंग सेल्स आर फॉर्म, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग सेल, इसको हम लोग ऑफस्प्रिंग सेल बोलते हैं। तो द टू ऑफस्प्रिंग सेल आर फॉर्म फ्रॉम वन पैरेंटल सेल बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है, हम लोग माइटोसिस के थ्रू एक पैरेंटल सेल से दो ऑफस्प्रिंग सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके आगे, अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग कंपैरिजन करें, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि द ऑफस्प्रिंग सेल इज एग्जैक्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल, एग्जैक्ट सिमिलर टू देयर पेरेंटल सेल, ये अपने पेरेंटल सेल के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है, बोथ इन मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज इन जेनेटिकल कैरेक्टर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टर दोनों में, यानी इसके स्ट्रक्चर, इसके टाइप ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, सारे कैरेक्टर्स में ये जो ऑफस्प्रिंग सेल होगी ये अपने पेरेंटल सेल के एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है। तो अगर ये जो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म करता है, जैसे हमने बोला कि यहाँ माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी, तो इस केस में जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, द ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्ट similar to their parental cell, या parental organism both in morphological character as well as जेनेटिकल कैरेक्टर, ठीक, यानी यहां पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और जेनेटिकल कैरेक्टर दोनों में एग्जैक्ट सिमिलर होगा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, दिस ऑफस्प्रिंग इज क्लोन, इट इज क्लोन, ये क्लोन होगा, क्लोन टू देयर पेरेंट, ठीक है, ये अपने पेरेंट्स क्या होगा, क्लोन होगा, ठीक है। तो इट इज द क्लोन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो क्लोन कॉपी ऑफ पेरेंट मतलब, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म है और आपका वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, ये क्या परफॉर्म किया, यह आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म किया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के बाद ये अपने जैसा 100 ऑफस्प्रिंग बना दिया, ओके। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया और अपने जैसा 100 ऑर्गेनिज्म बनाया, यानी ये आपकी जो 100 ऑफस्प्रिंग बनेंगे, और ऑफस्प्रिंग
प्लून, called as plumes, called as प्लून, इन्हें प्लून बोलते हैं हम लोग। प्लून किसके? एक दूसरे के भी प्लून और अपने पेरेंट के भी प्लून, मींस प्लून टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट, अपने एक दूसरे से भी और अपने पेरेंट से भी वो प्लून होंगे। और मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है प्लून्स की, 100 इंडिविजुअल है, तो 100 इंडिविजुअल है तो ये मान लीजिए सारे 100 इंडिविजुअल एक दूसरे एक साथ एक किसी पर्टिकुलर एक कॉलोनी में या एक पॉपुलेशन बना के सब रह रहे हैं। दिस इज द कॉलोनी ऑफ प्लून। सपोज दैट ये कॉलोनी ऑफ प्लून है, प्लून की कॉलोनी है, तो इस प्लून की कॉलोनी में किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को मान लीजिएगा, तो इसको दिस सिंगल इंडिविजुअल इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉल्ड एज रैमिट। क्या बोलेंगे? रैमिट। ओके, रैमिट, व्हाट इज द रैमिट? रैमिट्स आर प्लून, रैमिट प्लून ही होते हैं, बट पूरे प्लून की पॉपुलेशन में, पूरे प्लून्स की कॉलोनी में किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वी कॉल्ड एज रैमिट। ओके, अब देखिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सम अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सबसे पहला, जैसे कि हमने इसके पहले बताया आपको कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा तो जो उसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे आर एग्जैक्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट से एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, सेम होंगे, ठीक है। दैट वाई दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स। और उस क्लोन की कॉलोनी में किसी सिंगल इंडिविजुअल क्या बोलेंगे हम लोग? रैमिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरा इसमें फीचर देखें कि बिकॉज the offspring is exact similar to their parent, क्योंकि ये अपने पेरेंट से एग्जैक्ट सिमिलर होगा, दैट वाई इस यहां बोल सकते हो यहां पे वेरिएशन डज नॉट अकर, यहां वेरिएशन नहीं होता है। किसमें? इन ऑफस्प्रिंग में, किसके कंपैरिजन में? विथ कंपेयर्ड टू पेरेंट। ओके, पेरेंट के कंपैरिजन में ऑफस्प्रिंग में कोई भी आपका वेरिएशन नहीं होता है, और वेरिएशन नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे? दैट इज टू मेंटेन, या आप बोल सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मेंटेन्स द होमोजाइगस कंडीशन। ये क्या मेंटेन करता है? ये होमोजाइगोसिटी को मेंटेन करता है, होमोजाइगस कंडीशन को मेंटेन करता है, सिमिलरिटी को बिना कोई चेंज हुए वो आपका कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन को मेंटेन करता है। या इसको दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हो कि इसमें हेटेरोजाइगस कैरेक्टर का लॉस होता है, इसमें हेटेरोजाइगस कैरेक्टर का क्या होता है आपका? इसका लॉस होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो बहुत पुराना टर्म है, जो आप लोग समझते होंगे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, अगर नहीं समझते होंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे या जेनेटिक्स में आपको हम समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि हमने से बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होमोजाइगस कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, या इसी को हम लोग एक एडवांस टेक्निक में, एक एडवांस टर्म बोल सकते हैं कि टू मेंटेन प्योर लाइन कैरेक्टर, टू मेंटेन प्योर लाइन कैरेक्टर। ओके, मेंटेन pure line character in asexual reproduction the main characteristic feature is to maintain pure line of character। okay, तो pure line of character मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट से एग्जैक्ट सिमिलर होगा, और the characters which are transferred from parent to offspring are exact same। okay,
तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।